my dear student, good morning. तो सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. तो क्लास 1 है और चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है अकाउंटिंग्स ऑफ नेशनल इनकम और लेक्चर नंबर 20 है. और आज का जो हमारा हेडिंग है कि सर उत्पाद विधि क्या होती है या फिर मूल्य वृद्धि विधि संबंधित कुछ सावधानियां उसको आज देखते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस दबाना न भूलें. देखिए कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है. मेरा नंबर आपको दे रखा है आपके पास में, ठीक है. तो चलिएगा एक बार इस किताबी लैंग्वेज को देख लेते हैं कि किताबी लैंग्वेज बेचारा क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसने जो भी कहा है बहुत ही सरल भाषा में कहा है. इसमें कोई गलत भाषा में तो कहा नहीं है या कोई कठिन भाषा तो है नहीं, बहुत ही सरल भाषा में कहा है. एकदम पहला पॉइंट है कि सर पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिसमें उनका उत्पादन हुआ था. ठीक है. तो देखिएगा पुरानी वस्तुओं का जो भी क्रय विक्रय करते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करना. शामिल क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस समय पुरानी वस्तुओं का उत्पादन हुआ था उस समय उसका जो भी मूल्य था उसको राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित हमने कर लिया था. अगर आप वापस पुरानी वस्तुओं के मूल्य को अगर सम्मिलित करते हैं तो उससे डबल अकाउंटिंग हो जाएगी और डबल अकाउंटिंग करने में फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी. इसीलिए पुरानी वस्तुओं को जब भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको राष्ट्रीय आय के सम्मिलित नहीं करना है. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. सेकंड पॉइंट में आपको कह रहा है कि पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंटों की सेवाओं का पुरस्कार होती है. यानी कि जब भी पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उस समय हम लोग एजेंट को कुछ कमीशन या दलाली के रूप में भुगतान करते हैं या भुगतान प्राप्त करते हैं. ठीक है. या तो हम प्राप्त करेंगे या फिर हम देंगे. ठीक है. तो जो हम एजेंट को देते हैं पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय करवाने के लिए तो उसको राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित करेंगे, उस कमीशन या उस दलाली को जो हम एजेंट को देंगे. ठीक है. क्लियर आपके? ठीक है. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुएं होती है. ठीक है. यानी कि यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई उत्पादक वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहा है और अगर वो अपने उपभोग के लिए कर रहा है तब भी हम उसकी कीमत का अनुमान लगा सकते हैं. ठीक है. क्योंकि कीमत का अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर और भी वस्तुएं बेची जाती है उसके आधार पर हम बाजार की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं उन वस्तुओं का कि उसकी कीमत क्या होगी, मार्केट प्राइस क्या होगी. ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिएगा कोई किसान है और अगर वो गेहूं का उत्पादन करता है. अब वो गेहूं का उत्पादन करेगा तो या तो वो खुद के लिए करेगा या फिर बेचने के लिए करेगा. अगर वो मान लीजिएगा खुद के उपयोग के लिए अगर वो उत्पादन करता है तब भी हम उसकी उस गेहूं की कीमत है उसका अनुमान लगा सकते हैं. ठीक है. तो उस गेहूं की कीमत क्या होगी वो कैसे अनुमान लगा सकते हैं? उसकी बाजार कीमत के आधार पर कि मार्केट में प्राइस क्या चल रही है उसके आधार पर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तु में शामिल होता है. ठीक है. मध्यवर्ती वस्तु होती है उसको कभी भी राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित नहीं करना. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य ऑलरेडी
अंतिम वस्तु के अंदर जुड़ा हुआ होता है। अगर आप मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु का मूल्य दोनों अगर आप जोड़ते हैं तो इससे डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, यानी कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है, क्योंकि सभी मकानों का किराया मूल्य होता है, चाहे उनमें मकान मालिक स्वयं रहे या उन्हें किराए पर लिया गया है। इतना कोई भी मकान होता है, किसी भी प्रकार का, हर एक मकान का कोई ना कोई किराया होता ही है, या फिर आप उस मकान का किराए का अनुमान लगा सकते हैं कि उसका किराया कितना होगा। अब उसमें चाहे मकान मालिक रहे या न रहे, मकान मालिक रहे या न रहे, यानी कि या तो वो खुद रहे या फिर उसको किराए पर दे दे, लेकिन कुछ न कुछ किराया तो होता ही है, तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि स्व उपभोग सेवा को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। देखना यहाँ पे कह रहा है स्व उपभोग सेवा और यहाँ पर कह रहा है स्व उपभोग उत्पादन। यहाँ पर तो कह रहा था कि यहाँ पर उत्पादक है वो खुद के उपयोग के लिए वस्तु का उत्पादन करता है, जबकि यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखना एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जस्ट सपोज कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पारिवारिक सदस्य खुद स्वयं ही काम करते हैं, जैसे कि किसी परिवार के अंदर कुछ महिला है, कुछ लेडीज है, ठीक है, तो वो फीमेल्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, साफ सफाई करना, ठीक है, खाना बनाना वगैरह इत्यादि। तो ये जो आपको सेवा देती है, तो उन सेवाओं का मूल्य जो होता है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अनुमान लगाना इसमें काफी कठिन होता है। अगर आप किसी लेडीज को पूछोगे कि भाई घर में खाना बनाना है, आप क्या चार्ज लोगे, ठीक है, अब वो कुछ और बताएगी। किसी और लेडीज से पूछोगे तो वो कुछ और चार्ज बताएगी, उसी प्रकार किसी और महिला को पूछेगी तो वो भी अपना चार्ज बताएगी। तो उसी प्रकार बाजार के अंदर ये जो सेवा देते हैं आपको, तो उनके अंदर आप अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है, समस्या उत्पन्न होती है कि भाई वास्तविक तौर पर क्या वैल्यू होती है, तो उनको हम राष्ट्रीय के तहत सम्मिलित नहीं करते। क्लियर? इन 6 पॉइंट को अच्छे से समझना। अगर इन 6 पॉइंट को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो दोहरी गणना की समस्या है जो उत्पन्न हो सकती है। अब एक पॉइंट और देखना है, उसको भी अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। 7वां पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, जल्दी से। चलिए 7वां पॉइंट और देख लो कि सर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि स्वयं उपभोग वस्तुएं भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित वस्तुएं होती है। उन्हें बाजार में इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि उत्पादकों को उनकी आवश्यकता होती है। मतलब ये क्या कहना चाहता है देखना, मान लीजिए का कोई उत्पादक है, ठीक है, और मान लीजिए का वो गाड़ी का उत्पादन करता है, ठीक है, और जस्ट सपोज कि ये अपनी कार का उपयोग अपने वर्कर को लाने और ले जाने के लिए करता है, यानी कि ये उत्पादक अपनी कार को मार्केट के अंदर नहीं बेचता, लेकिन फिर भी उस गाड़ी की कीमत का आप अनुमान लगा सकते हैं, उसकी बाजार क्या है, उस मार्केट क्या है, ठीक है। यानी कि वो उत्पादक अपने गाड़ी का उपयोग कहाँ कर रहा है, तो अपने कर्मचारियों पर कर रहा है, अपने वर्कर पर कर रहा है, ठीक है, अपने स्वयं के उपयोग के लिए। तो जहाँ पर उत्पादक अगर स्वयं के उपयोग के लिए अगर वस्तु का उपयोग करता है तब भी हम राष्ट्रीय आय के अंदर सम्मिलित करेंगे, क्योंकि जब लिखा कि स्वयं उपभोग, तो स्वयं उपभोग के लिए करता है तब भी आप उसको इंक्लूड करोगे। क्लियर आपके? ठीक है, ये 7 पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये 7 पॉइंट को अगर ध्यान में नहीं रखा तो फिर दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब देखना दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न कब होती है, तो वो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, बाय।